तो यह है कार्डियक आउटपुट का पार्ट 2 वाला वीडियो। अब तक हमने कार्डियक आउटपुट से रिलेटेड काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। इसकी डेफिनेशन देखी, बेसिक टर्मिनोलॉजीज देखी, फैक्टर अफेक्टिंग कार्डियक आउटपुट देखा और उसी के अंदर फैक्टर्स अफेक्टिंग स्ट्रोक वॉल्यूम तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग हार्ट रेट। तो जो सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि हार्ट रेट को अफेक्ट करता है वो है नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम में भी कौन सा वाला पार्ट? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम होता है ना, वो दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा ना, तो जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होगा। और इसी का वाइस वर्सा, जब पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होगा उस केस के अंदर जो हार्ट रेट है वो डिक्रीज होगा। और वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बैलेंस विद सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, इंक्रीज सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन raises the heart rate while increase parasympathetic lowers it। अब जो हार्ट रेट होती है ना, उसको और भी फैक्टर अफेक्ट करते हैं, लाइक हॉर्मोन्स, इंटरेस्टिंग कंडक्शन सिस्टम। ये हम कहाँ पढ़ेंगे? रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट के अंदर हम देखेंगे। फिजिकल एक्टिविटी, नॉर्मल सी बात है, अगर कोई पर्सन रेगुलरली एक्टिव लाइफस्टाइल जी रहा है, वर्कआउट वगैरह कर रहा है, फिजिकली एंगेज्ड है, तो उस केस के अंदर नेचुरली उसकी हार्ट रेट ज़्यादा होगी टू मीट द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी। एज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जो हार्ट रेट होता है ना, यूजुअली डिक्रीजेज विद द एज। जैसे जैसे एज बढ़ती आएगी हार्ट रेट डिक्रीज होगी, पर ऐसा हमेशा हो पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर भी हार्ट रेट को इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो उस केस के अंदर जो हमारा हार्ट रेट होगा वो भी ज़्यादा होगा, और ऐसा ही वाइस वर्सा। अब जो हमारी नेक्स्ट सब हेडिंग है वो है रेगुलेशन ऑफ कार्डियक आउटपुट। अब इसको ना हम दो चीज़ों के अंदर डिवाइड करते हैं, इंट्रिंसिक रेगुलेशन और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। जो इंट्रिंसिक रेगुलेशन है ना, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म, जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। हमने क्या पढ़ा था कि एक टर्म होती है ईडीवी, एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। अगर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम ज़्यादा है उस केस के अंदर हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले वाला जो मसल की लेंथ है वो ज़्यादा होगी, और जितनी ज़्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ही वो स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन करेगा। इसको मैंने पार्ट 1 वाली वीडियो के अंदर डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। कुल मिला के सिंपल सी बात है, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम। जो सेकंड पार्ट है इंट्रिंसिक रेगुलेशन का वो है हार्ट रेट। अब जो हार्ट रेट है उसको रेगुलेट कौन करता है? इसको अफेक्ट तो बहुत सारे जने करते हैं, लेकिन इसको रेगुलेट मेनली कौन करता है? एसए नोड। जो एसए नोड है वही सिग्नल जनरेट करेगा। इसका मतलब है कि जो हार्ट है ना, उसको काम करने के लिए बाहर किसी नर्वस स्टिमुलेशन की जरूरत नहीं है। हालांकि जो नर्वस सिस्टम है वो उसको अफेक्ट करता है बाय सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स, लेकिन बिना नर्वस स्टिमुलेशन के लिए भी हार्ट अच्छे से काम कर सकता है। अब जो हमारा सेकंड रेगुलेशन है वो है एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन। इसके अंदर आ जाता है हमारा न्यूरल कंट्रोल। बाहर से, जो भी बाहर से, देखो इंट्रिंसिक का मतलब है कि हार्ट के अंदर प्रेजेंट चीज़ें हार्ट जो कार्डियक आउटपुट है उसको रेगुलेट कर रही है, और एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन का मतलब है बाहर की चीज़ों के इन्फ्लुएंस में आके जो हार्ट है वो कार्डियक आउटपुट को अफेक्ट कर रहा है। एक्सट्रिंसिक रेगुलेशन में सबसे पहले न्यूरल कंट्रोल, वही है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। हार्मोनल कंट्रोल, अब देखो एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, ये सभी क्या है? हॉर्मोन्स है जो कि हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं। कैसे? इंक्रीज द हार्ट रेट। दूसरा हार्मोन कौन सा आ गया यहाँ पे? थायराइड हार्मोन। ये भी क्या करेगा? हार्ट रेट को इंक्रीज करेगा। और एक सिस्टम होता है पूरा जिसको हम रीनल में पढ़ते हैं, जो कि है रास। रास क्या है? जो हमारा ब्लड वॉल्यूम है ना उसको रेगुलेट करता है। ब्लड वॉल्यूम को रेगुलेट करेगा तो पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी एक तरीके से अफेक्ट कर रहा है। और पेरिफेरल रेजिस्टेंस जो कि आफ्टर लोड है, अगर वो अफेक्ट यहाँ पे होता है ना, तो कार्डियक आउटपुट भी डेफिनेटली अफेक्ट होगा। अब थर्ड है मैकेनिकल फैक्टर। ये भी हमारे एक्सट्रिंसिक का ही पार्ट है, जिसके अंदर आ जाता है हमारा आफ्टर लोड और कॉन्ट्रैक्टिलिटी। ये दोनों को भी मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक सेपरेट सब हेडिंग को हम पढ़ते हैं, जो कि है फिक्स मेथड। बेसिकली फिक्स मेथड क्या है? एक मेथड है जिसके थ्रू हम कार्डियक आउटपुट को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये कार्डियक आउट जब ये क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो ये कार्डियक आउटपुट के साथ भी पूछा जा सकता है और सेपरेट क्वेश्चन की फॉर्म में भी आ सकता है, तो इसको हमें अलग से एक ऐसे पूरा पढ़ने की ज़रूरत है। तो फिक प्रिंसिपल क्या कहता है कि कोई भी सब्सटेंस मान लेते हैं हम एक्स, ये हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट है, ये है हमारा कोई ऑर्गन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? कोई ऑर्गन है ये हमारा। अब जो ये सब्सटेंस एक्स है वो हमारे आर्टरीज के थ्रू ऑर्गन तक पहुंचा और वेन्स के थ्रू एग्जिट कर गया। अब हम ये कैसे पता लगाए कि जो सब्सटेंस एक्स है वो हमारे ऑर्गन ने कितना एब्जॉर्ब किया? तो वो हम निकालते हैं जो भी सब्सटेंस एक्स है उसकी कंसंट्रेशन डिफरेंस, मतलब जो भी आर्टरी में कंसंट्रेशन थी माइनस वेन में कंसंट्रेशन थी, इनटू ब्लड फ्लो। आर्टरी में कंसंट्रेशन माइनस वेन में कंसंट्रेशन अपॉन ब्लड फ्लो, सॉरी इनटू ब्लड फ्लो। अगर इसके अंदर हम ध्यान दें तो हम ब्लड फ्लो को क्या कार्डियक आउटपुट लिख सकते हैं?
बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से ब्लड फ्लो इज इक्वलेंट टू कार्डियक आउटपुट। तो अगर हम एक ऑर्गन के लिए निकाल सकते हैं तो क्या हम पूरी बॉडी के लिए निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, आर्टरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस लेंगे। अब सभी आर्टरीज के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट सभी आर्टरीज के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो सेम होता है, और वेन्स के लिए हम चूज करते हैं पल्मोनरी वेन। अब हमें ऑक्सीजन कंज्यूम पता है O2, जो सब्सटेंस एक्स है यहाँ पे हम क्या मान लेते हैं O2 है, तो हमें ऑक्सीजन कंज्यूम्ड पता है, हमें आर्टेरियो वीनस डिफरेंस ऑफ O2 पता है। तो क्या अब हम कार्डियक आउटपुट निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे कि यहाँ पे हमने क्या निकाला था, एक्स कंज्यूम्ड बाय ऑर्गन, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं O2 कंज्यूम्ड बाय ऑर्गन इक्वल्स टू AV डिफरेंस इनटू कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट यहाँ से कितना आ गया, O2 कंज्यूम्ड अपॉन आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस। अब जो यहाँ मैंने लिखा उसी को ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमने सबसे पहले देखो, ए सब्सटेंस टेकन अप बाय एन ऑर्गन और बाय द बॉडी पर मिनट यूनिट ऑफ टाइम इज इक्वल टू द आर्टेरियो वीनस डिफरेंस ऑफ द ऑक्सीजन सब्सटेंस टाइम्स द ब्लड फ्लो। अब कार्डियक आउटपुट को हम कैसे मेजर करेंगे, हमने क्या किया था, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम बाय द बॉडी इन ए गिवन पीरियड टाइम, मतलब ये हमने मशीन से निकाल लिया, हमको आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब जब ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास आ गई तो हमने इजीली उसको कैलकुलेट कर लिया। ऑक्सीजन कंजम्पशन हमने कैसे निकाला, बाय स्पायरोमेट्री। आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस हमने कैसे निकाला, कोई भी पेरिफेरल आर्टरी ले ली और हमने कौन सा ले लिया, वीनस ब्लड कहाँ से लिया हमने, पल्मोनरी आर्टरी से। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, कार्डियक आउटपुट इक्वल्स टू O2 कंज्यूम अपॉन आर्टेरियो वीनस ऑक्सीजन डिफरेंस, और हमने जब ये कैलकुलेट किया तो हमारा कितना आया, अराउंड 5 लीटर पर मिनट, और इसी को हमने ब्लड फ्लो भी कह सकते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या है, एक तो ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है, कोई भी केमिकल इसमें यूज़ नहीं होता है, और ये सारे इसके डिसएडवांटेज जैसे कि जो कैथेटराइजेशन है वो एक्सपर्ट्स के द्वारा ही किया जाना चाहिए, हॉस्पिटलाइजेशन ज़रूरी है इसके लिए। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि इसके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकता है वो क्या है कि जो ऑक्सीजन है वो रेगुलर बेसिस पे कंज्यूम हो रही है, इसलिए इसके रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही एक्यूरेट मेथड है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। थैंक यू।